सो टीम, आज के सेशन में हम हमने डेटाबेस कनेक्टिविटी वाला पार्ट स्टार्ट कर दिया था। उसमें मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे कि दो अप्रोच है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एंड कोड फर्स्ट अप्रोच। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मीनिंग ये होता है कि आपका डेटाबेस पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर से आपको मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। और ये वाला अप्रोच बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो मैं भी इसी अप्रोच का इस्तेमाल करूंगा। और साइड बाय साइड में मतलब ये अप्रोच इस्तेमाल हो गया मेरा एक बार का, तो फिर उसके बाद में मैं आपको कोड अप्रोच भी बता दूंगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से। हम कहाँ तक के पहुंच गए ये पहले बता देता हूँ मैं आपको। इसके लिए मैं विजुअल स्टूडियो स्टार्ट करता हूँ और अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। हमने एडमिन पैनल क्रिएट कर लिया था। एडमिन हमारा लॉगिन हो सकता है। उसके बाद में वो अलग अलग पेजेस, हमने पेजेस भी क्रिएट कर लिए थे, राइट। ऐड एम्प्लॉय का पेज था, शो का था, सर्च का था, ठीक है। दिखा देते हैं एक बार। चलिए, ये रन हो गया। एडमिन लॉगिन पे आया, यूजर नेम टाइप किया एडमिन, पासवर्ड टाइप किया सुपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अच्छा, एक मिनट, गलत हो गया मेरे से टाइप करते वक्त। सुपर, यस, लॉगिन हो गया। मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया, फॉर्म भी आ रहा है। बस अब बटन पे क्लिक पे इंफॉर्मेशन डेटाबेस में डाल देनी है। लेकिन ये करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोचेस है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एंड कोड फर्स्ट अप्रोच। अब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। चलिए, मिनिमाइज करता हूँ मैं इसको, ध्यान दीजिए। ये समझाने के लिए मैं एक डायग्राम ओपन करता हूँ, डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। देखिए, सिचुएशन ये है, ये डायग्राम मैंने कई बार ड्रॉ की है, ठीक है। ये आपका फॉर्म है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और इंफॉर्मेशन डेटाबेस के अंदर पुट करनी है, तो इधर इस साइड में मैं डेटाबेस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और इन दोनों की कनेक्टिविटी करने के लिए हमारे पास में दो अप्रोच है, कोड फर्स्ट अप्रोच एंड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो अब होने ये वाला है कि नाउ वी आर गोइंग टू यूज विच वन, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, है ना। अप्रोच अब दोनों ही मतलब कोड फर्स्ट से भी और डेटाबेस फर्स्ट से भी कनेक्टिविटी की जा सकती है, ठीक है। अब चाहे आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच करो या फिर कोड फर्स्ट अप्रोच करो, देखो ये एक ही बात है अभी की कंडीशन में, क्योंकि दोनों से डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है। लेकिन जब आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच क्रिएट करते हो ना, तब आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि यहाँ पे दो चीजें एक्स्ट्रा क्रिएट होती है, ध्यान दीजिए। एक है आपका मॉडल क्रिएट होगा यहाँ पे, ये है आपका मॉडल, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो अब तक के मैंने नहीं बताया, और एक चीज क्रिएट होती है, वो होती है आपका डीबी कंटेक्स्ट क्लास, ठीक है। डीबी कंटेक्स्ट, कंटेक्स्ट, ठीक है। ये भी क्लास है। हालांकि आपने देखा कि मॉडल भी एक क्या है, क्लास ही है ना। ये भी क्लास है। तो होता क्या है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ये मॉडल और डीबी कंटेक्स्ट क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट होते हैं। मतलब देखिए, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हाउ इट वर्क्स, तो अगर ये बताऊं तो देखिए, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच आप जैसे ही प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड करोगे, वहां पे ऑटोमेटिक मॉडल बन जाएंगे, ऑटोमेटिक डीबी कंटेक्स्ट क्लास बन जाएगी। वही आप अगर कोड फर्स्ट अप्रोच अगर यूज करते हैं, तो आपको हाथ से मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा और हाथ से डेटाबेस डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट करना पड़ेगा। तो होगा ये अभी, ये जो है यहाँ से डेटा मॉडल में जाएगा, सिंपल बात है। मॉडल से डेटा डीबी कंटेक्स्ट में आएगा, और एक बार डीबी कंटेक्स्ट हो गया तो फिर डेटा जो है वो यहाँ पे जाएगा, डेटाबेस में जाएगा, ठीक है। एक मिनट, इस प्रकार से फ्लो दिख रहा है आपको, फ्लो समझ रहा है क्या, कहाँ से जाएगा, ठीक है, समझिए इसको। रजिस्ट्रेशन का डेटा जो है वो मॉडल में जाएगा सबसे पहले, और फिर मॉडल से डीबी कंटेक्स्ट में जाएगा। समझने वाली बात यह है कि डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच की वजह से ये चीज जो है वो क्रिएट हुई है, ये, ठीक है। और ये डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ही नहीं, कोड फर्स्ट अप्रोच से भी किया तो भी क्रिएट होगी। बस शर्त इतनी है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में ये चीज ऑटोमेटिक बन जाती है, कोड फर्स्ट अप्रोच में आपको हाथ से लिखना पड़ता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़े फिर। अभी जाहिर सी बात है कि ये हमने सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं, प्रैक्टिकली करना पड़ेगा इस चीज को।
सचमुच में डेटाबेस अप्रोच हमें यूज करके मॉडल और डीबी कंटेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अब आपके माइंड में और एक क्वेश्चन आया होगा, आपको मॉडल के बारे में तो जानकारी है, बराबर। मॉडल क्या है कि आप मॉडल के अंदर अपने जो फ्रंट एंड है, मतलब जिसमें भी आपके पास में फील्ड्स है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, है ना, इन सब का आप नाम यहाँ पे मेंटेन करते हो, डेटा मेंबर्स आप मेंटेन करते हो। लेकिन ये डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्या है, ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में? आया ना? डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्या है? देखो, एक लाइन में अगर मैं समझाऊं तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास जो है ना, ये मेंटेन करता है एड्रेस ऑफ द डेटाबेस। एकदम सिंपल, ठीक है। अब आप बोलोगे कि एड्रेस ऑफ द डेटाबेस क्यों? क्योंकि एक सिस्टम में एसक्यूएल सर्वर के अंदर कई सारे डेटाबेसेस हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि नहीं? एक लैपटॉप के अंदर हम अलग अलग डेटाबेस, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब जाहिर सी बात है कि अलग अलग अगर प्रोजेक्ट है आपके, तो डेटाबेस अलग अलग नहीं रहेंगे क्या? हाँ, है ना? बराबर, मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। यस नो में आप जवाब दे सकते हैं सभी लोग। अपेक्षा, प्रीति, ऋषिकेश, ऋतुजा, समीक्षा। एक सिस्टम में अलग अलग डेटाबेसेस रह सकते हैं ना, क्योंकि हम अलग अलग प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं। तो डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्या करता है, ये मैनेज करता है आपके डेटाबेस का पाथ या फिर डेटाबेस का एड्रेस। मतलब आप जिस प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहे हो, आपका डेटा आपने बनाए हुए ही डेटाबेस के अंदर जाने चाहिए, किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नहीं घुसना चाहिए। इसलिए होता है डीबी कंटेक्स्ट क्लास। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब मैंने शॉर्ट में समझाया। जब डीबी कंटेक्स्ट क्लास एग्जैक्टली क्रिएट होगा ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक शॉर्ट में अगर आपको पता करना है कि ये डीबी कंटेक्स्ट है क्या, क्योंकि अब तक के कभी पिक्चर में आई नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आपको। तो ये ध्यान दीजिए, सिर्फ वो डेटाबेस का पाथ मेंटेन करता है, दैट्स इट, एड्रेस मेंटेन करता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो जाहिर सी बात है, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ओके, तो पहली स्टेप मैं आपको यहाँ पे फॉलो करता हूँ। देखिए, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच, सिंपल बात है। क्या क्या बनने वाला है डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच में? मॉडल क्रिएट होता है, डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट होता है। ठीक है, अब ये सब कुछ करने से पहले, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, ये सब कुछ करने से पहले आपके पास में क्या रेडी होना चाहिए? डेटाबेस रेडी होना चाहिए। मुझे बताइए, हमने डेटाबेस बनाया था क्या? ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या नाम से बना है, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। एसक्यूएल सर्वर ओपन कर लेते हैं, कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं। डेटाबेस क्या नाम से बनाया था? ये था क्या, कंपनी डीबी था क्या नाम उसका? नहीं, कंपनी डीबी था शायद। ठीक है, एक्सपांड किया, उसके अंदर टेबल्स। अच्छा, इसके अंदर टेबल नहीं क्रिएट किए थे, बराबर ना? यस, टेबल नहीं बनाया था। चलो टेबल बना लेते हैं, क्योंकि हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, डेटाबेस के अंदर टेबल्स बने हुए होना जरूरी है। तो एक काम करता हूँ, मैं राइट क्लिक किया, न्यू, न्यू टेबल, नया टेबल बना लेते हैं। चलिए, पहला है EMP ID, एम्प्लॉय ID, इंटीजर देता हूँ मैं इसको नाम। ठीक है, दूसरा याद है क्या है? EMP नेम, एम्प्लॉय नेम है ना? ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये किस बेसिस पे हम टाइप कर रहे हो? आपको जो सही लगता है। ठीक है, आप स्मॉल केस में हमेशा कॉलम के नाम टाइप कर सकते हो। बस शर्त इतनी है कि कॉलम के नाम में अगर आपके 2 वर्ड्स है तो उसके अंदर स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको स्पेस देना ही है तो आप अंडरस्कोर से दे सकते हो, ऐसा। उदाहरण के तौर पे देखिए, यहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम जो है 2 वर्ड है, मैंने अगर स्पेस दे दिया यहाँ पे तो ये गड़बड़ हो गया, ये गलत हो जाएगा, सिस्टम एरर देगी और ध्यान में भी नहीं आएगा कि गलती क्या हुई है। इतना डेंजर एरर आता है इस चीज़ का। ठीक है, आपको जरूरत है कि नहीं सर, हमको पहचान में नहीं आ रहा है कॉलम, ठीक है, अंडरस्कोर दे दीजिए आप उसको। मतलब उसको जोड़े रखिए, उसको अलग अलग मत कीजिए, इतना ही बोलना है। ठीक है, चलिए मैं उसको अंडरस्कोर भी निकाल देता हूँ। उसके बाद में डेटा टाइप चूज कर लेते हैं। नाम है किसी का, ठीक है, तो आपको ये पता ही है कि एनवायर कैर इस्तेमाल करेंगे। एनवायर कैर में और एक चीज होती है मैक्स करके, तो मैं मैक्स लेता हूँ। मैक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि किसी का नाम 50 कैरेक्टर के ऊपर होगा, तो एरर नहीं देना चाहिए उसने, इसलिए। ठीक है, एम्प्लॉय नेम, उसके बाद में क्या फील्ड है, याद है क्या? ये मैं मेरे फॉर्म को देख के बना रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल है, चलो ठीक है, मोबाइल टाइप किया।
यहाँ पे भी एनवायरकर ले सकते हैं आप, 50 भी रख सकते हैं। आपका बोलना है कि सर मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का ही है, तो आप ऐसा 10 भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मैं जो जैसा है वैसे कर देता हूँ, आपकी मर्जी आप कैसे इसको मैनेज करते हैं। चलिए मोबाइल नंबर के बाद में मेरे ख्याल से वहाँ पे ईमेल है ना? यस, ईमेल आईडी। ठीक है, आप ईमेल आईडी भी लिख सकते हो या फिर आप ईमेल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं गिरता। ठीक है, चलिए उसके बाद में एनवायरकर, देन डेजिग्नेशन है, डेजिग्नेशन। ठीक है, एनवायरकर। अब एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ना मैं पेज बनाते वक्त या फिर वेरिएबल्स क्रिएट करते वक्त गड़बड़ हो सकती है, तो मैं काम करता हूँ, मैं ईएमपी वर्ड इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, मतलब मेरे सारे कॉलम के नाम जो है ईएमपी मोबाइल, ईएमपी ईमेल, ईएमपी डेजिग्नेशन और ईएमपी सैलरी ऐसा करता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए जाहिर सी बात है कि ये सारी की सारी चीजें जो है वो कहाँ पे जाएगी, वो इसके ऊपर से मॉडल क्रिएट होगा। ठीक है, और मॉडल क्रिएट करने के बाद में हो सकता है कि कैलकुलेशन करते वक्त मुझे कुछ वेरिएबल्स भी बनाना पड़े। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा सीक्वेंस जो है, मेरा तरीका जो है एक जैसा रहे, जिससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पाऊँ कि भाई ये एक कॉलम से, क्योंकि क्या होगा आगे चल के ना कंफ्यूजन होने लगेगा कि कई कुछ जगह आप ऐसा लिखोगे मोबाइल और कुछ जगह आपने एक आधा वेरिएबल लिखा कि मोबाइल नंबर, तब वो कंफ्यूजन होगा कि ये मोबाइल इसमें से कॉलम कौन है और वेरिएबल कौन है, क्योंकि दिखने के लिए दोनों सेम दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? मोबाइल और मोबाइल नंबर ज्यादा फर्क थोड़ी ना है दोनों में, लेकिन सिस्टम के लिए तो फर्क है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे कॉलम एक जैसे कर रहा हूँ कि ठीक है मेरे कॉलम में सभी फील्ड्स के नाम ईएमपी से स्टार्ट हुए। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको जरूरत होगी तो। अगर आपको कंफ्यूजन नहीं लगता तो उस चीज के लिए आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है कि कैसा मतलब आपका कॉलम होना चाहिए। ठीक है, ओके, एनीवे मैंने मेरा टेबल बना लिया है। आपको क्या करना है कि हर टेबल में एक चीज हमेशा याद रखना, टेबल छोटा हो या फिर बड़ा हो, ठीक है, ब्लैंक हो या फिर भरा हुआ हो, आपको हमेशा प्राइमरी की मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, बिना प्राइमरी के टेबल बहुत डेंजर होते हैं। तो भले ही आपको कोई टेबल कितना भी कैसा भी टेबल आप बोलोगे कि सर एकदम सादा सा टेबल बनाना है, कुछ जरूरत नहीं उसकी, जरूरत हो या फिर ना हो उसमें प्राइमरी की एटलीस्ट एक होनी चाहिए। ये आपने गार्ड बांध के रखी इस चीज की। ठीक है, ओके, तो फिर अभी एक काम करते हैं, एम्प्लॉय आईडी को मैं प्राइमरी की रखना चाहता हूँ, तो प्राइमरी की करने के लिए राइट क्लिक एंड सेट प्राइमरी की, ये कर देते हैं। तो वहां पे देखो एक चाबी जैसा की जैसा ऑप्शन आ जाएगा कि वो प्राइमरी की है, दैट्स इट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने के लिए अब तो आप कंट्रोल एस दबाइए या फिर वहां पे क्लोज का बटन है वहां पे क्लिक कर दीजिए। किस नाम से सेव करना है पूछ रहा है। ठीक है, आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, अब आप ये काय की इंफॉर्मेशन है, ये रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन है। अब तुम्हारे पास में ऑप्शन है कि तुम रजिस्ट्रेशन नाम से भी सेव कर सकते हो या फिर तुम एम्प्लॉय नाम से भी सेव कर सकते हो। टेबल का नाम क्या चाहिए ये तुम डिसाइड करो। ठीक है, एक काम करते हैं, मैं इसको ना एम्प्लॉय नाम देता हूँ। ठीक है, EMPLOY, एम्प्लॉय, मतलब एम्प्लॉय नाम का टेबल है, और मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉय नाम का टेबल एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन होल्ड करके लिए हमने बनाया हुआ है, दैट्स इट। इतना ही इसका इतना ही मतलब है। जस्ट ओके कर दिया, मतलब मेरा टेबल बन के रेडी है। और मेरी इच्छा ये है कि मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का इस्तेमाल करूं जिसमें डेटाबेस पहले से बना होगा, टेबल पहले से बना होगा, उसके ऊपर से डायरेक्टली मॉडल क्लास बनेंगे और डीबी कंटेक्स्ट क्लास बनेगी। अब जाहिर सी बात है हमने ये बोला कि मॉडल क्लास ऑटोमेटिक क्रिएट होने वाला है, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में अगर हम जाए तो हम, मैंने क्या किया था कि मॉडल क्लास होते कैसे है इतनी चीज आपको बताने के लिए एक मॉडल आपको बना के दिखा दिया था, याद है आपको? हमने एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाया था, ये वाला, यस और नो? ये मैंने बना के दिखाया ना आपको कि भाई मैन्युअली कैसे बनता। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये चीज ऑटोमेटिक बनने वाली है, इसका मतलब इसकी जरूरत नहीं है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट कर दिया। ये जो एडमिन कंट्रोलर में मैं छोटा सा कोड लिखा था इसकी भी जरूरत नहीं, इसको भी निकाल देता हूँ। मतलब अभी की कंडीशन में मेरे सिस्टम में कोई मॉडल है ही नहीं। वी आर गोइंग टू यूज डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच एंड इट विल क्रिएट मॉडल ऑटोमेटिकली। ठीक है, सेव किया अब वापस आता हूँ मैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच और उसका स्टेप।
डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच से स्टार्ट करने से पहले मैंने क्या क्या तैयारी की वो देखा तुम लोगों ने। डेटाबेस बना हुआ है, टेबल बना हुआ है, क्लियर हुआ यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? बाकी लोग अपेक्षा, ऋतुजा, समीक्षा, बताया करो मुझे समझा नहीं समझा, क्योंकि देखो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ये कोई साधारण टेक्नोलॉजी नहीं है। ये मतलब बाकी टेक्नोलॉजीज में कनेक्टिविटी कुछ जगह बहुत ज़्यादा आसान है, ये इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है पहले कंसेप्ट पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अभी डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। उसके कुछ स्टेप्स है, लगभग 3-4 स्टेप्स है। उसमें से पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है कि ऐड डेटाबेस पैकेजेस। अब तक के तुम लोगों ने कभी भी कोई भी पैकेज इंक्लूड नहीं किया, अब हमें डेटाबेस पैकेज इंक्लूड करने की जरूरत है। और वो भी डेटाबेस पैकेज हमारे हमारे पास में 3 प्रकार के हैं जो कि यहाँ पे मैंने मेंटेन करके रखे हुए हैं। देखो आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है डायरेक्टली। देखो एक पैकेज है जिसका नाम है एसक्यूएल सर्वर, दूसरा पैकेज है जिसका नाम है टूल, और तीसरा पैकेज है जिसका नाम है डिजाइन। और इनका पूरा नाम ऐसा है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क एसक्यूएल सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क टूल, और इसी प्रकार से माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइन। अब ये 3 पैकेज करते क्या है? पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रोजेक्ट के अंदर ना, मान लीजिए कि ये प्रोजेक्ट आप काम कर रहे हैं, इसके अंदर आप जब डेटाबेस कनेक्शन करने की कोशिश करेंगे, तब डेटाबेस कनेक्शन करने के लिए या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी रन करवाने के लिए जो लाइब्रेरीज लगती वो लाइब्रेरी मतलब ये पैकेजेस है, ठीक है। आप इनको लाइब्रेरी समझिए, ये जो पैकेजेस वर्ड है ना, आप इनको अलग अलग चीजें समझ सकते हैं। जैसे पैकेजेस को ही लाइब्रेरी बोलते हैं, आप इसको बोल सकते हैं लाइब्रेरी। अगर आपको थोड़ा बहुत C++ पता होगा तो आप लोगों को हेडर फाइल का कंसेप्ट पता होगा। हेडर फाइल वर्ड सुना है तुम लोगों ने, है ना? वो अपना stdio.h conio.h लिखते ना तुम लोग सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में, ठीक है। वो जो चीज है ना, उसको ही एडवांस लेवल पे ऐसे समझे पैकेज बोलते हैं। पहले हेडर फाइल बोला करते थे, फाइल छोटी रहती थी। पैकेज मतलब इसके अंदर कलेक्शन ऑफ अलग अलग फोल्डर्स रहते हैं और उसके अंदर कलेक्शन ऑफ फाइल्स और उसके अंदर कलेक्शन ऑफ फंक्शंस रहते हैं, मतलब बड़ा लेवल का, लेकिन इनडायरेक्टली काम सेम ही हो रहा है, ठीक है। तो बोलने का कंसर्न ये है कि जब भी आप डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हो, उसके रिलेटेड लाइब्रेरी चाहिए रहती है, आपको टूल्स चाहिए रहते, उसके रिलेटेड फंक्शंस चाहिए रहते, और वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड नहीं होते। अब क्यों इंक्लूडेड नहीं होते, इसका रीजन समझाता हूँ मैं आपको। देखो, मान लीजिए कोई बंदा प्रोग्राम प्रोजेक्ट कर रहा है और उसको फिलहाल डेटाबेस की जरूरत नहीं है। अगर डेटाबेस की जरूरत नहीं है तो फिर पैकेज ऐड करके कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पैकेज ऐड होते हैं ना, तब डेटाबेस का इसका साइज बढ़ता है, प्रोजेक्ट का साइज बढ़ता है, क्योंकि लाइब्रेरी डाउनलोड होती है, ऑनलाइन डाउनलोड होती है, ये ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। अगर किसी को लाइट वेट प्रोजेक्ट बनाना है तो वो लाइब्रेरी क्यों ऐड करेगा, ठीक है। लेकिन अभी अपनी सिचुएशन ये ऐसी है कि हमें डेटाबेस के ऊपर काम करना है, तो लाइब्रेरी ऐड करना कंपलसरी है। और वो लाइब्रेरीज ये 3 है, एसक्यूएल सर्वर, टूल एंड डिजाइन। क्लियर हो रहा है ये लाइब्रेरी क्या क्या कर रही है, मतलब ये पैकेज क्या कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल बात है। पहली पैकेज का नाम अगर एसक्यूएल सर्वर है तो ये डेटाबेस को मैनेज करने के कुछ इसके अंदर फंक्शंस होंगे। दूसरा टूल, हम एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करने वाले तो उसके लिए टूल होगा। उसके बाद में डिजाइन, उसके नाम में ही है, डेटाबेस का डिजाइन मॉडिफाई करना है, स्ट्रक्चर मैनेज करना है, तो सब कुछ डिजाइन की वजह से होता है। इसीलिए ये 3 पैकेजेस हमारे प्रोजेक्ट के अंदर होना जरूरी है, ठीक है। एक्चुअली इसका पहला वाला जो फ्रेमवर्क हुआ करता था, जो सिर्फ ASP.NET MVC था, उसके अंदर ये चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, ये बाहर से ऐड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी इस ये मतलब कोर में क्या हो गया कि तुमको जो चीज चाहिए वो तुम इंक्लूड कर सकते हैं एन वक्त पे, ठीक है। तुम्हें अगर उसकी जरूरत नहीं है तो छोड़ दो, वो आपका प्रोजेक्ट लाइट वेट मेंटेन रहेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ ये पैकेजेस जो है ना अपने सिस्टम के अंदर बस ऐड कर देना है। अब ये करने कैसे है, देखिए प्रोजेक्ट के अंदर जाना है आपको। यहाँ पे ना डिपेंडेंसीज करके एक ऑप्शन होता है, अब तक के हमने कभी इसको देखा ही नहीं या फिर ध्यान ही नहीं दिया। अब देखिए, अब जरूरत है उसकी। डिपेंडेंसीज दिख रहा है आपको ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस। इसको अगर एक्सपांड करूंगा ना मैं, तो इसके अंदर एनालाइजर है, और उसके बाद में फ्रेमवर्क है, उसके बाद में पैकेजेस है ना। बाय डिफॉल्ट देखिए बाय डिफॉल्ट ये एक पैकेज वहाँ पे अवेलेबल है, दिख रहा है क्या आपको? सी, ठीक।
ओके ओके, तो अब करना क्या है, डिपेंडेंसीज के ऊपर ना राइट क्लिक करना और यहाँ पे न्यूगेट मतलब मैनेज न्यूगेट पैकेजेस ऐसा एक ऑप्शन होता है, ठीक है। जिस प्रकार से पाइथन में हम कोई भी लाइब्रेरी जो है फटाक से ऐड कर सकते हैं एक कमांड फायर करके, उसी प्रकार से हमारे पास में ना मतलब डॉटनेट में ये न्यूगेट पैकेज मैनेजर होता है, ठीक है। इसकी मदद से हम कोई भी पैकेज हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से पाइथन में मशीन लर्निंग होती है ना, अब पाइथन का नाम बन गया है, लेकिन उसी प्रकार से मशीन लर्निंग और रेडीमेड एल्गोरिथम्स जो है ना वो डॉटनेट में भी अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कि लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन होता इसमें भी है। समझ में आ रहा है तुमको? तो वो जो लाइब्रेरी वगैरह ऐड करने का ऑप्शन होता है ना वो इधर होता है, मैनेज न्यूगेट पैकेजेस, तो उधर क्लिक करना है आपको। जस्ट क्लिक किया मैंने, तो आपको एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब मैं इधर जूम करता हूँ जरा सा, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा यहाँ पे ब्राउज, इंस्टॉल्ड और अपडेट ऐसे 3 ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट स्क्रीन इंस्टॉल्ड पे सेट है, इसका मतलब इतने पैकेजेस ये जो दिख रहा है आपको ये आपके पास में है, ठीक है। हमें चाहिए नया पैकेज। नए पैकेज के लिए आपको क्लिक करना पड़ेगा ब्राउज पे, तो ब्राउज पे क्लिक कीजिए। ये करते वक्त आपका सिस्टम जो है इंटरनेट से कनेक्टेड होना जरूरी है, नहीं तो ये होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन डाउनलोड होता है। स्पीड भी अच्छा चाहिए। अभी मैं मोबाइल से कनेक्ट किया हूँ, पता नहीं ये कैसे होगा, ठीक है, देखते हैं। मैंने वहां पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है। क्लिक करने के बाद में आपको बस वहां पे सर्च करना है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही मैंने मतलब वहां पे इवन क्लिक ही कर दिया, तो मेरे 3 पैकेजेस मेरे आंखों के सामने है, दिख रहा है क्या आपको? माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर, एक है टूल और एक है डिजाइन, दिख रहा है क्या? ठीक है। अब देखिए, ये चीज मैंने कई बार की हुई है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में इसका इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए इसने क्या किया, हाईलाइट करके मुझे दे दिया है। लेकिन तुम लोग जब सबसे पहले इस चीज को करोगे ना, हो सकता है कि ये चीज आए ही ना वहां पे, तो ऐसे समय पे आपको वो नाम जो है यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये नाम माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर एसक्यूएल सर्वर इधर टाइप करना पड़ेगा और सर्च करना पड़ेगा, तब जाके लिस्ट में आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये ध्यान देना। मेरी सिस्टम में आप बोलोगे कि सर आपके मतलब आपने जब किया था तो वीडियो में तो दिख रहा था, आपको क्लिक करते बराबर ही आ गया था। मैं ये रोज यही काम करता हूँ, इसलिए सिस्टम ऑलरेडी उसको हाईलाइट करती है। तुम फर्स्ट टाइम करोगे तो हो सकता है ना आए, हो सकता है आ भी जाए। न, नहीं आया तो वहां पे टाइप कर दीजिएगा। एनीवे, हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज, हमें यही नाम चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर। ये इंटरनेट से डाउनलोड हो रहा है ना, ऐसे इसके मिलते जुलते नाम के पैकेजेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। ओके, माइक्रोसॉफ्ट नाम से तो थोड़ा पढ़ लेना, नाम पूरा का पूरा होना चाहिए, मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसक्यूएल सर्वर से। एसक्यूएल सर्वर पे क्लिक करता हूँ मैं। जैसे ही मैंने वहां पे क्लिक किया, बाजू में ऑप्शन आया मेरे को ये इंस्टॉल का, देखो यहाँ पे इंस्टॉल का बटन है, दिख रहा है क्या आपको? इंस्टॉल का बटन दिख रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ना इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेमवर्क। तो ये जो इसने ये बाय डिफॉल्ट हमेशा लेटेस्ट फ्रेमवर्क ही लेता है, तो आपने वहां पे क्लिक करना है। हमारा जो फ्रेमवर्क है ना अभी जो है हमारे पास में, वो है ये वाला। कौन सा? 6.0, क्योंकि ये जो एमवीसी होता है ना, सॉरी एमवीसी कोर जो है वो 6.0 वाला है, ठीक है। तो हमें 6.0 वाला कोई भी लेटेस्ट वाला वर्जन ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो वर्जन है ना, यहाँ पे कई सारे वर्जन मिलेंगे आपको, बाय डिफॉल्ट लेटेस्ट वाला ही मिलेगा। तो इसमें से आपने चूज कौन सा करना है, देखो हम जो जिस चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। राइट क्लिक, यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी विंडो आएगा एक, ठीक है। आपका टारगेटेड फ्रेमवर्क देखिए कौन सा है, आपको याद होगा तो हमने टारगेट फ्रेमवर्क क्या चूज किया था, याद है आपको? 6.0 लिया था ना, हाँ या ना? बराबर, मतलब बहुत सारे फ्रेमवर्क थे, लेकिन टारगेट फ्रेमवर्क क्या है आपका? 6.0 है, ठीक है। तो बोलने का मतलब ये है, ये कहाँ का बता रहा हूँ मैं, पता है? जब मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था आपका, ये तभी चूज किया था हम लोगों ने, ठीक है। ओके, तो बोलने का मतलब ये है कि जब आप अभी कोई लाइब्रेरी ऐड कर रहे हो, ये वर्जन का बहुत मैटर गिरता है, ठीक है, लाइब्रेरी ऐड करते हो।
तो आपका वर्जन जो 6.0 वाले रेंज में होना चाहिए, मतलब कोई भी। अब 6.0 बोले तो 6.11 भी चलेगा, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 6 तक के, 7 पे नहीं जाना। क्लियर हो रहा है? आप अपने हिसाब से कुछ भी डाल दीजिए। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं 6.19 ले सकता हूँ। हालांकि आप ये तीन में से कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले लेता हूँ 6.19। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे ना, देखो यहाँ पे 6.90 में आपको क्या क्या मिलने वाला है उसका लिस्ट आता है। इतनी चीजें आपको मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर क्या होने वाला है, इतनी चीजें मिल जाएगी। ठीक है। और ये क्या करता है ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये फ्रेमवर्क करता क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस प्रोवाइडर फॉर एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ठीक है। कनेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है। एनीवे, चलिए, मुझे जो चाहिए था मैंने ले लिया है। अब मैं इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल। और वहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि वो लाइब्रेरी जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड हो रही है। ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है। इतने पैकेजेस ऐड होने वाले हैं वो बता रहा है आपको। ठीक है। और ओके कर दो। ठीक है। और आई एक्सेप्ट। ठीक है। तो ये थोड़े समय में ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में देखिए, अगर आप मैंने अभी देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक्सपांड किया, डिपेंडेंसीज दिख रही है आपको? ये देखिए, मैं थोड़ी देर पहले बताया था आपको, यहाँ पे ये अकेला ही था नीचे वाला ऑप्शन। अब दिख रहा है आपको यहाँ पे कोर एसक्यूएल सर्वर? दिख रहा है क्या? है ना? ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें बाकी तीन भी कर लेने हैं। ठीक है। चलो फटाफट कर देते हैं। कौन सा चाहिए अभी? एसक्यूएल सर्वर हो गया। चलो एक टूल ले लेते हैं। टूल को सिलेक्ट किया, सेम वर्जन में करना आपको। क्लिक किया, कौन सा वर्जन अपना रे? 16। ठीक है। ये वाला सिलेक्ट किया और जस्ट क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है। ओके। देखो यहाँ पे ये क्या करता है, मतलब यही पे लिखा हुआ है ये क्या काम कर रहा है। देखिए, अगर मैंने जूम किया तो ये क्या कर सकता है, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर टूल फॉर न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल। और ये कमांड प्रोवाइड करता है आपको। देखो, इनेबल दिस कॉमनली कमांड कौन सी? ऐड माइग्रेशन, बंडल, ड्रॉप, गेट, गेट माइग्रेशन वगैरह वगैरह, बहुत सारी कमांड है। स्कैफोल्ड डीबी, फिलहाल हमें अभी स्कैफोल्ड डीबी की जरूरत गिरने वाली है। मतलब डेटाबेस माइग्रेट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, वो डेटाबेस का डेटा मॉडल के अंदर लाना, ये सब इसके वजह से होने वाला है। इसलिए ये भी जरूरी है। तो जस्ट इंस्टॉल कर लेता हूँ मैं। इंस्टॉल पे क्लिक किया, डायलॉग बॉक्स आया, ओके बटन पे क्लिक किया एंड आई एक्सेप्ट। चलो ये हो गया। देखिए यहाँ पे ये आ गया। ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज एसक्यूएल सर्वर हो गया, टूल हो गया, डिजाइन चाहिए। आ गया वो डिजाइन है, ये डिजाइन सिलेक्ट किया सेम वैसे 6.0.19। इंस्टॉल बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी एक बार देख लेते कि ये क्या काम करता है। अब ये समय जो है थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है। आपके इंटरनेट पे डिपेंड करता है वो। ठीक है। चलिए ये लोड हो गया, इंस्टॉल्ड, ओके, एक्सेप्ट। चलो ये भी ऐड हो गया। ठीक है। मतलब मुझे जो तीन पैकेजेस चाहिए थे वो मेरे ऐड हो गए। ठीक है। मुझे बताइए इस स्टेप में कोई डाउट है क्या आपको, कैसे ऐड किए? ठीक है, इजी है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि मुझे जो डेटाबेस कनेक्टिविटी करने के लिए जो पैकेजेस चाहिए थे, जिन जिन चीज़ों की मदद चाहिए थी, वो सब मेरे पास में ऑलरेडी है अभी। ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ। ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, क्लोज कर रहा हूँ मैं सब। हम्म, ठीक है। अब क्या करना है हमें कि इन पैकेजेस में आगे बढ़ना है। मतलब पहली स्टेप तो अपनी कंप्लीट होगी कि भाई पैकेजेस ऐड कीजिए। अब दूसरी स्टेप क्या है? दूसरी स्टेप है हमें कमांड फायर करनी है। दूसरी स्टेप एक्चुअली ये है कि हमारा ये जो डेटाबेस है, इस डेटाबेस में यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है, ये एम्प्लॉय नाम का। ठीक है। इस एम्प्लॉय नाम का टेबल यहाँ से माइग्रेट होके कहाँ जाना चाहिए? हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो हमारा मॉडल बना हुआ है, सॉरी मॉडल बना नहीं है, हम बनाएंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिक मॉडल क्रिएट होना चाहिए। मतलब डेटाबेस से, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर से डायरेक्टली मॉडल क्रिएट होना चाहिए और डायरेक्टली डीबी कंटेक्स्ट फाइल बननी चाहिए। मतलब ये डायग्राम बना रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है आपको? हमने लाइब्रेरी ऐड कर ली है। अब हम एक बस कमांड फायर करेंगे जिसकी मदद से डायरेक्टली मॉडल भी बन जाएगा और डीबी कंटेक्स्ट फाइल भी बन जाएगी। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो वो कमांड क्या है तो वो जान लेते हैं, कमांड फायर करनी है। अब जाहिर सी बात है कमांड थोड़ी लंबी होने वाली है, तो मैं एकदम शॉर्ट में और इजी वे से आपको बताता हूँ। देखो ध्यान कैसे रखना है कमांड। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, एग्जीक्यूट स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट। एक्चुअली ये कमांड है, सॉरी, एग्जीक्यूट, कमांड का नाम ये है, कौन सी, स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट। मैंने थोड़ी देर पहले जब लाइब्रेरी में ऐड कर रहा था ना, तब एक जगह पे ये वर्ड लिखा हुआ था, याद था क्या तुम्हें? मैंने बताया था कि इसकी जरूरत गिरने वाली है आपको, है ना, स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट। एक्चुअली ये कमांड है जिसकी मदद से क्या होगा, ये जो हमने डायग्राम क्रिएट किया ना, ये वाला डायग्राम पूरा का पूरा बन जाएगा। डायग्राम बन जाएगा मतलब सचमुच में मॉडल क्रिएट हो जाएंगे, सचमुच में डीबी कंटेक्स्ट क्लास क्रिएट हो जाएगा। मतलब आपका मैक्सिमम काम ये एक कमांड कर देगी। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि ये मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई डेटाबेस का डेटा जो है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगा। अरे वो ऐसे ही थोड़ी ना आ जाएगा, उसको कुछ तो देना पड़ेगा कि भाई डेटाबेस किधर है, कौन सी सिस्टम पे है, कौन से सर्वर पे है, कम्युनिकेशन आपका मतलब वैलिड है कि नहीं, बराबर, इतनी चीजें देनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको आपको समझा रहा हूँ। इस कमांड को ना आपको कम से कम तीन चीजें देनी जरूरी है। पहला है आपका सर्वर, मतलब आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि तुम्हारा सर्वर कौन सा है। सर्वर बोले तो तुम्हारी सिस्टम का नाम, ठीक है। दूसरा तुम्हारा डेटाबेस, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में कई सारे सॉरी एक लैपटॉप के अंदर कई सारे डेटाबेसेस रह सकते हैं, तो तुम्हें जिस डेटाबेस के साथ में कनेक्शन करना है उसका नाम तुम्हें पता होना चाहिए। और तीसरा वो है ट्रस्टेड कनेक्शन। ट्रस्टेड कनेक्शन बोले तो ट्रस्टेड कनेक्शन, ट्रस्टेड कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो कनेक्शन सिक्योर है, उसकी गारंटी होनी चाहिए। अब सिक्योर मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे एक तो ट्रू होता है, नहीं तो फॉल्स होता है, ये दो है, आप दो में से कर सकते हैं। ठीक है। ट्रस्टेड कनेक्शन मतलब क्या होता है कि आप अपने प्रोजेक्ट में एसएसएल मतलब सिक्योरिटी लगाने वाले हो कि नहीं हो, बस इतना ही। आप हाँ ना में जवाब दे सकते हो, मैक्सिमम टाइम ये ट्रू ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताओ इसमें से आपको कौन कौन सा पता है? डेटाबेस का नाम मालूम है आप लोगों को? क्या नाम है डेटाबेस का? यस, कंपनी डीबी, जो पता है वो लिख लो, कंपनी डीबी। और सर्वर का नाम क्या है बता, सर्वर का नाम कहाँ से पता करेंगे? यस, चलिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को नहीं याद आए कि अपने सर्वर का नाम क्या है, जब तुम रोज काम करोगे तुम्हारी याद हो जाएगा। लेकिन अपने को फिलहाल अभी की कंडीशन में हमें नहीं पता है सर्वर का नाम क्या है। ठीक है, तो पता करना पड़ेगा ना। तो ये पता करने के लिए आपको जाना पड़ेगा डेटाबेस के अंदर। बहुत ही आसान है, एकदम सरल चीज है। जब आप फर्स्ट टाइम डेटाबेस कनेक्ट कर रहे थे ना, देखो मैं इसको बंद करता हूँ एक बार और मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको सर्वर नेम, सी, है कि नहीं? तो ये जो चीज है ये आपका सर्वर नेम, तो इसको ही मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। मतलब ओपन करते वक्त ही आ रहा था, कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ, वापस आता हूँ मेरे उस फाइल के ऊपर और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। समझ में आया? मतलब जो तीन चीजें चाहिए थी मुझे कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए वो मेरे पास में है। ओके, ठीक है। इसका मतलब कमांड, अब बस मुझे क्या कमांड पता करनी है, तो इस कमांड का सिंटैक्स मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए। अब कमांड यार एक लाइन में होती है, थोड़ा बड़ा दिखेगा दिखने के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करो। देखो, कमांड है स्कैफोल्ड डैश डीबी कंटेक्स्ट, ये कमांड का नाम है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये क्या करेगा, ये आपके लिए मॉडल भी क्रिएट कर रहा है, ये आपके लिए डेटाबेस का कनेक्शन भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लेकिन इसको कितनी चीजों की जरूरत है, इसको डबल कोट्स में देखो, यहाँ पे डबल कोट्स में मैंने तीन चीजें पास की हुई है। एक है आपका सर्वर का नाम, ठीक है, दूसरा है आपका डेटाबेस का नाम, है ना, और तीसरा है आपका ट्रस्टेड कनेक्शन। समझ में आ रहा है? ये मतलब ये जो ऊपर लिखा ना तुम लोगों ने, ये मैंने इस कमांड को दे दिया है यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर? अब यहाँ से आगे मतलब मैंने ये बताया कि मेरे डेटाबेस तक पहुंचने का रास्ता क्या है, पाथ क्या है, कि भाई इस सर्वर पे इस नाम से डेटाबेस आपको ट्रस्टेड कनेक्शन के साथ में मिल जाएगा। लेकिन करना क्या है, मेन पिक्चर तो अभी है। करना ये है कि ये जो डेटाबेस का जो कुछ भी
आर्किटेक्चर होगा वो मुझे मॉडल के अंदर चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ता है, तो माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट एसक्यूएल सर्वर। इस लाइब्रेरी की मदद से मैंने कमांड और एक लिखी एक्स्ट्रा, उस वहां भी मैंने लिखा ऐसा डैश आउटपुट dir, मतलब इस चीज को बाहर निकालो, आउटपुट में लाओ, और वो आउटपुट डायरेक्टरी क्या होनी चाहिए, मॉडल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है पता है कि आपने जो कमांड फायर की इसके वजह से आपका जो डेटाबेस है उसका जो कुछ भी आर्किटेक्चर होगा वो एज अ आउटपुट मुझे एक फोल्डर में चाहिए, कौन से वाले, मॉडल्स नाम के फोल्डर में। तो इसके वजह से क्या हो जाएगा, डेटाबेस के अंदर जितने भी कॉलम्स वगैरह है सब के सब वहां से निकल के मॉडल नाम के फोल्डर में आ जाएंगे। क्लियर? कमांड समझी क्या, वो उसका मीनिंग समझा क्या कमांड का? ठीक है, तो चलिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। कमांड क्या ऐसे बस दिखाने के लिए थोड़ी ना लिखी है, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो आपको समझा है मैंने पहले कि चलो ये है आपकी स्कैफोल्ड डीबी कंटेक्स्ट। चलिए कमांड, तो एक काम करता हूँ मैं, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये है मेरा सर्वर का नाम, ठीक है। उसके बाद में डेटाबेस का नाम, तो मैं यहाँ से निकाला कॉपी, ये मेरा डेटाबेस का नाम, देन ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू, ये सब बराबर है, एंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह सब बराबर है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ये प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो प्रोजेक्ट में चलते हैं। अब प्रोजेक्ट में किधर, तो आपको एक मैं बहुत ही जबरदस्त बात बताता हूँ। अभी यहाँ पे टूल्स के अंदर यहाँ पे न्यूगेट पैकेज मैनेजर का ऑप्शन होता है और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है पैकेज मैनेजर कंसोल करके। अगर आप वहां पे क्लिक कर दोगे तो सिस्टम आपको डायरेक्टली कमांड प्रोवाइडर मतलब दे देगी। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, ये दिख रहा है आपको पीएम ऐसा लिखा हुआ है पैकेज मैनेजर, ठीक है। और तुम्हारी जो कमांड होगी आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो एक काम करते हैं, मैं मेरी कमांड पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मैंने कॉपी की हुई है, ठीक है। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उसने एरर दिया। एरर मुझे ये लग रहा है कि जो सर्वर के नाम में स्लैश है ना, ये स्लैश का कुछ तो भी गड़बड़ लग रहा है उसको। स्लैश में उसको अलग दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, वापस आया, और स्पेस वगैरह का भी मुझे प्रॉब्लम लग रहा है तो स्पेस ठीक कर देता हूँ मैं। यस, स्पेस, ठीक है, कॉपी पेस्ट, ठीक है, वो पेस्ट हो गई अभी, ठीक है। अब मैं एंटर करता हूँ, एंटर। अब देखते हैं क्या बोलता है। अब पोजिशनल पैरामीटर कैन नॉट बी फाउंड एक्सेप्ट आर्गुमेंट मॉडल्स स्कैफोल्ड। फिर से एक बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पे कमांड होने के कारण स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ यहाँ पे देखिए ये गड़बड़ हो गया था मुझे। यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया था, मैंने निकाल दिया था, वहाँ पे स्पेस चाहिए। अब मेरी कमांड एकदम परफेक्ट है, ठीक है। चलो ठीक है। अब इसने बिल्ड स्टार्टेड तो किया, बिल्ड सक्सीडेड भी किया, लेकिन अनेबल टू फाइंड प्रोवाइडर असेंबली, एसक्यूएल सर्वर नहीं मिल रहा उसको। शायद स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है मेरे से। अच्छा, बराबर है, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। यस यस, देखो स्पेलिंग मिस्टेक ये हुआ है कि ये जो है ना लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पे देखिए, आपके भी ध्यान में आ जाएगा। ये दिख रहा है आपको, नाम देखिए एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और उसमें ई एफ और सी कैपिटल है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो दुरुस्त कर देते। एंटिटी फ्रेमवर्क, यहाँ पे एफ चाहिए, फ्रेमवर्क कोर बोला उसने, यहाँ पे कोर ऐसा चाहिए। तो ठीक है, मैं हर जगह ये दुरुस्त कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है नीचे जो मैंने कमांड लिखी है वहाँ पे भी गड़बड़ हुई होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपर लेटर लोअर लेटर का फर्क गिरेगा
आपने इस पे ध्यान रखा और उन्होंने स्पेस का भी फर्क गिरेगा, ठीक है। अब मैंने इसको सही से कॉपी किया, अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ इसको, एंटर। यस, अब ये परफेक्ट है। ये पीले कलर का, येलो कलर का आप लोग को ऑप्शन आया, इसका मतलब ये सही चला है, ठीक है। अब हालांकि ये जो है येलो कलर है ना, ये क्या बोल रहा है, ये एक वार्निंग दे रहा है आपको। मैं बताऊंगा ये वार्निंग क्या है, देखिए ये इसका बोलना ही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और एक गड़बड़ हुई शायद। A network related instance or error occur while establishing the connection to the SQL server। मतलब उसने सब कुछ बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन उसको ये जो है ना नेटवर्क रिलेटेड इंस्टेंस, ये तब आता है जब आपका सर्वर का नाम गलत हो जाता है। उसने ये बोला कि वेरीफाई दैट द इंस्टेंस नेम इज करेक्ट। इंस्टेंस का मतलब होता है सर्वर का नाम बराबर है कि नहीं, ये चेक कीजिए आप एक बार, ठीक है। चेक करते हैं वापस। अच्छा, मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या किया था, स्लैश में बदलाव किया था, है ना, यही किया था ना, स्लैश को बदला था मैंने, ठीक है। फिर से एक बार कॉपी किया, फिर से एक बार यहाँ पे पेस्ट करते हैं, एंटर लगाते हैं। यस, अब ये परफेक्ट है, अब ये रुक गया है। हाँ, अब इसने क्या बोला, बिल्डिंग स्टार्टेड, बिल्ड सक्सीडेड, और अब ये बोल रहा है, एक वार्निंग देके उसने मेरे को छोड़ दिया है क्योंकि नीचे कर्सर एक्टिवेटेड है। अब कोई एरर नहीं। तो इसका मतलब, बोलने का मतलब ये है कि कहाँ कहाँ बदलाव किया हमने, ध्यान दीजिएगा। हमने हमारा नाम, फ्रेमवर्क का नाम गलत हो गया था लाइब्रेरी का, वो दुरुस्त किया। उसके बाद में यहाँ पे स्पेस एक्सपेक्टेड था और मैंने गलती से ये स्लैश बदल दिया था, ठीक है। अब सब दुरुस्त हो गया। चलिए, ये हो गया। अब देखते कि चेंजेस क्या हुआ है प्रोजेक्ट के अंदर, कुछ ना कुछ बदलाव तो हो गया होगा, ठीक है। चलो बदलाव देखिए क्या हुआ। बदलाव हुआ होगा मॉडल नाम के फोल्डर के अंदर। देखिए, आपको कुछ दिख रहा है क्या नया? हम्म, क्या नया दिख रहा है तुमको उधर वहां पे? एग्जैक्टली, आपको दो फाइल एक्स्ट्रा मिल, यस, आपको दो फाइल एक्स्ट्रा मिल गई है। एक employee.cs, ये है आपका मॉडल फाइल, और एक कंपनी डीबी कंटेक्स्ट फाइल, ठीक है। मतलब डायग्राम के हिसाब से एक कमांड फायर करते बराबर ये दोनों चीजें बन गई है। मॉडल भी रेडी है, डीबी कंटेक्स्ट फाइल भी रेडी है। एक बार ओपन करके देखते हैं, मॉडल के अंदर क्लिक करता हूँ मैं क्लास पे। देखिए, आपको याद है मैंने ये तो डिलीट कर दिया था ना रे, सही है। बराबर देखिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, है ना, एम्प्लॉय मोबाइल, एम्प्लॉय ईमेल, सब एकदम बराबर जैसा चाहिए था, जैसा अपन ने लिखा था सेम वैसा ही लिखा। उसके बाद में डीबी कंटेक्स्ट में क्या है वो देख लेते हैं। डीबी कंटेक्स्ट ये क्रिएट किया, ये उसने खुद क्रिएट किया। कोड फर्स्ट अप्रोच में इतना डेंजर काम है कि ये आपको हाथ से लिखना पड़ता है पूरा का पूरा, तब जाके ये काम होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीजें उसने दी हुई है पहले से, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा वो पीले कलर की वार्निंग आ रही है। हाँ, वो वार्निंग, उसका मतलब क्या है कि आपने ये जो कनेक्शन, मतलब डेटाबेस का पाथ है जो मेंटेन किया है ना, वो आपने कोडिंग फाइल में मेंटेन किया, ऐसा उसका बोलना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, टू प्रोटेक्ट पोटेंशियली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है भाई आपकी, ठीक है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इन योर कनेक्शन स्ट्रिंग यू शुड मूव, उसने आंसर भी दिया हुआ है, यू शुड मूव आउट ऑफ द सोर्स कोड, तुम इसको सोर्स कोड के बाहर लिखो, ठीक है। यू कैन अवॉइड वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। मेन बात यह है कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन, मतलब इसको कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं, समझिए आप इसको। ये आपके सर्वर का नाम है, ये आपके डेटाबेस का नाम है, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज आप कोड में मत लिखिए, ऐसा उसका बोलना है। उसका रीजन क्या है ये भी समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये फाइल हैक हो गई है, ऐसा कंसिडर कीजिए कि ये वाली फाइल हैक हो गई, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जो डेवलपर होगा, जो हैकर होगा, उसको तो एकदम आंखों से दिख ही रहा है ना तुम्हारे डेटाबेस का नाम क्या है, तुम्हारे सर्वर के नाम क्या है, समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि क्या होगा, वो तुम्हारे सर्वर तक के पहुंच जाएगा, सर्वर का डेटा चुरा लेगा, हाँ या ना। तो सिस्टम मतलब सिस्टम सजेशन दे रही है आपको कि भाई, ये हमने स्कैफोल्ड डीबी आपको बना के दे दिया, डीबी कंटेक्स्ट हमने तुमको बना के दे दिया है, लेकिन तुम एक काम करना कि इस चीज को यहाँ से निकाल देना और कहीं और रखना है, ठीक है। इसका ऐसा बोलना, ठीक है। हाँ, अब ये कहाँ पे रखना है ये बाद में बताऊंगा, यहाँ तक के समझा, ठीक है।
तो मेरे ख्याल से अभी यहाँ पे रुक जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कोई डाउट आप लोगों को? ये पूरा नहीं हुआ, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, डायग्राम के हिसाब से मॉडल क्रिएटेड है, डीबी कंटेक्स क्रिएटेड है, अब बस डेटा डाल देना है एक बार का, हो गया, बहुत नजदीक है अभी, ठीक है। तो आज के सेशन में कोई डाउट? ठीक है। ये वाली फाइल ये जो टेक्स्ट फाइल है ये मैं ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके। चलिए, मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये प्रोजेक्ट एडमिन पार्ट हो गया, तो इसके आगे का पार्ट तुम्हें खुद बनाना है, इसलिए ध्यान दो सारी चीज़ों पे, मैं कब क्या कर रहा हूँ, फ्लो समझिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि